जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑफ़र के एसेंशियल स्टडी किए थे और आपको होम असाइनमेंट दी थी। अभी उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट अपने सामने रखिए, कहीं पे अगर आपका सोल्यूशन डिफरेंट है तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000। बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर सब्सिक्वेंटली। अच्छा देखें, अदील ने बाबर को ऑफर की और बाबर ने एक्सेप्ट कर ली। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मुझे बताइए, अदील ने फर्नीचर बेचना है और बाबर ने 50,000 देना है। अदील फर्नीचर दे रहा है ना, अदील के लिए कंसिडरेशन क्या है 50,000 और बाबर 50,000 दे रहा है। बाबर के लिए कंसिडरेशन क्या है फर्नीचर, ठीक। अच्छा इसी तरह मुझे बताइए, अब दोनों पार्टी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अगर फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फर्नीचर के पॉइंट, तो प्रोमिजर कौन है अदील। अदील ने फर्नीचर डिलीवर करना है, अदील प्रोमिजर है और प्रोमिजी कौन है बाबर, जिसको फर्नीचर डिलीवर किया जाना। और अगर कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाबर प्रोमिजर है और अदील प्रोमिजी है, ठीक। अच्छा यहां पे आप एग्री करते हैं दोनों पार्टीज के दरमियान में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। सोशल एग्रीमेंट तो नहीं है, रिलीजियस एग्रीमेंट तो नहीं। सब्सिक्वेंटली उसके बाद अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर। अदील ने इनकार कर दिया कि वो फर्नीचर अब नहीं बेचेगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब एक पार्टी इनकार कर दे उसे पूरा करने से, इसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। BREACH, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया और जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है ना, फिर लॉ कहता है कि दूसरी पार्टी को हर्जाना अदा करो। तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ उसे हर्जाना अदा करो। बहरहाल अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर। अदील ने कहा मैं फर्नीचर सेल नहीं करूंगा। कैन बाबर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अदील, क्योंकि दोनों के दरमियान में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अब बाबर अदील के खिलाफ एक्शन ले सकता है। वो कोर्ट में केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। डैमेजेस का मतलब क्या है, हर्जाना क्लेम कर सकता है। ए क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। बी अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। बाबर एक्सेप्ट्स द इनविटेशन बट फेल्स टू टर्न अप। बाबर इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वो आ नहीं पाता। क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? सोशल एग्रीमेंट है दोनों के दरमियान। इसमें क्या चीज मिसिंग है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नॉर्मली अनलेस एग्रीड पार्टीज। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया हुआ कि पार्टी ने एग्री किया था कि अगर तुम नहीं है तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बाज़ औक़ात आपने ये लाइन लिखी हुई देखी होगी कि कानून इदारा कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है। इस तरह की लाइन बाज़ औक़ात ये बेसिकली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को शो करने के लिए लिखी जाती है। क्या उसने अदील ने कहा कि अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूं? नहीं कहा। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ये बात समझ आई? आगे डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर। अच्छा ये चीज मैंने आपको शायद लेक्चर के दौरान में बता दी थी कि आपको 100% कंसेप्ट अगर क्लास में समझ आ गया ना और आपने रीड कर लिया और सब कुछ समझ आ गया, तब भी आपको 100% नहीं, सिर्फ समझिए कि 50% कंसेप्ट समझ आया। असल कंसेप्ट समझ आता है जब आप केस स्टडीज को अटेम्प्ट करते हैं, माइंड चल रहा होता है और डिफरेंट प्रोविजन जहन में आ रही होती हैं। असल आपकी प्रैक्टिस, असल आपका नॉलेज टेस्ट होता है जब आप केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, आपने जिस कंसेप्ट में केस स्टडीज को अटेम्प्ट नहीं ना किया वो उस कंसेप्ट कभी भी आप सही तरीके से नहीं समझ पाए। तो केस स्टडीज आपने हर कंसेप्ट के बाद लाजमी करनी है और कोशिश यही करनी है ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी रिटन फॉर्म में करें। नेक्स्ट डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर इन फॉलोइंग केसेस। अब मैं बहाने से कुछ रिवीजन भी करूंगा, ठीक है। कुछ प्रीवियस कंसेप्ट भी आपसे पूछ लूंगा, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट छुट्टी पे था तो उसकी भी थोड़ी बहुत कंपनसेशन हो जाएगी। लेकिन याद रखिए ये क्विक रिवीजन होगी। टाइप ऑफ ऑफर, भाई प्रीवियस क्लास में नहीं थे ना? थे। अच्छा बताइए कितनी तरह की ऑफर हमने डिस्कस की थी? 3 तरह की, स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी है? स्पेसिफिक पर्सन को दी जाए। जनरल ऑफर कौन सी है? जो पब्लिक एट लार्ज को दी जाए। जनरल ऑफर का ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया को देना लाजमी है, एक से ज्यादा लोगों को देना लाजमी है। मैं अगर क्लास में कोई ऑफर करता हूँ ये भी जनरल ऑफर होगी। अगर मैं पूरे शहर में लाहौर में ऑफर करता हूँ वो भी जनरल ऑफर है। पूरे पाकिस्तान में की जाए वो भी जनरल ऑफर है। तो और काउंटर ऑफर कौन सी है? ऑफर के बदले में ऑफर करना, जिसे हम आम ज़बान में निगोशिएशन कहते हैं।
कह रहा है बताओ कौन सा टाइप है और बताओ वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड, क्या पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं। आजम ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000, बाबर एक्सेप्ट्स इट। अच्छा ये ऑफर कौन सी है, जो एक्सेप्ट कर ली गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्रिएट। बी आजम एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे ₹50,000। जी 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 पूछिए। सर जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो है, जी जी भाई पूछिए क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए थोड़ी देर के बाद दोबारा पूछ लीजिएगा, अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते। आजम एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे ₹50,000 टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग, टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग। जनरल Babar who knew about the reward, traced that dog and sent a message to Azam that he had found his dog. Valid contract हो गया क्या। अब ये आजम, ये किसने ढूंढा था, बाबर। बाबर क्या प्राइस का हकदार है, बिल्कुल है। क्लियर जी। हाइब्रिड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए भाई। नहीं क्वेश्चन था उनका जी। देखिए केस स्टडी को लिखने का तरीका क्या है, इसका एक बाकायदा तरीका है जो मैंने आपको सिखाना है, लेकिन अभी नहीं सिखा रहा। अभी मैं चाह रहा हूं आप समझे, सिर्फ अभी केस स्टडी को सिर्फ समझे। जी जी भाई एक मिनट आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी आप केस स्टडी को सिर्फ समझिए कि केस स्टडीज है क्या, इसका आंसर क्या है। अब इसको लिखना कैसे है ये मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा। आपको जो समझ में आता है वो लिख ले, आपको जो भी समझ में आता है ना रिटन प्रैक्टिस करते हुए आप वो लिख ले, कोई इशू नहीं है। वैसे जब आप सोल्यूशन को पढ़ रहे होंगे ना तो इनडायरेक्टली फॉर्मेट सीख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप कम से कम, क्योंकि अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले गया ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी 2-3 हफ्ते आप सिर्फ यही पहचानना सीखेंगे कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, और ये केस स्टडी में इसका आंसर ये होगा। प्रेजेंट कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सिखाना जरूर है, लेकिन अभी नहीं, अभी आप उसकी तरफ ना सोचें। ठीक है जी। जी हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर क्वेश्चन था कि अब जैसे आपने पहले बताया कि स्पेसिफिकली होती है स्पेसिफिक डेफिनेटली और जनरल या नॉर्मली 2 से ज्यादा नहीं। जी जी। और जैसे सर हम जैसे पूरी क्लास में बैठे हैं, अब क्लास में जनरली आप कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली में जा रहा है या जनरल? नहीं ये जनरल में जाएगी। जैसे अगर मैं ये क्लास में ये कहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले एफएससी करके आए हैं, ये ऑफर उनके लिए है। तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स एफएससी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जो एफएससी बैकग्राउंड से हैं वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जनरल ऑफर होगी। इनमें से जो जो स्टूडेंट भी एफएससी करके आए वो इस ऑफर को अवेल कर सकता है। नहीं स्पेसिफिक में हाँ जी, अगर मैं खुद से ये कह देता हूं कि मिस्टर ए या बी इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक में मैं फिर नेम स्पेसिफिक करूंगा। नेम जी असल में ये जो पर्सन का है ना वो होता है नॉर्मली बाजुकात उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये उसके लिए वर्ड यूज किया गया। अच्छा एक कंपनी उसने अपना, ये रियल केस है, अपना एक था कोई पाउडर, बेबी पाउडर जो था वो लॉन्च किया और कहा कि जो जो हमारे कस्टमर इस पाउडर को बाय करते हैं और उनको अगर कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो कंपनी उनको सारे मेडिकल बिल को कंपनसेट करेगी और साथ में 50,000 पे भी करेगी। अब ये कंपनी की तरफ से एक ऑफर है। अब बताइए ये जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? ये जनरल ऑफर है, और ये हर उस बंदे के लिए, हर वो बंदा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है जो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उनका पाउडर बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरल, हालांकि सारी सोसाइटी बाय नहीं करेगी या जो सोसाइटी बाय करेगी उसमें से सबको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जिसको भी होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा इनके प्राइस के लिए जो भी अनाउंस किया। जी जी सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि अगर उसे डॉग पहले मिल जाता, प्राइस का पता बाद में चलता, तो क्या फिर वो प्राइस का हकदार होता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑफर ही नहीं होती। जब ऑफर ही नहीं होती उसके पास, कम्युनिकेट हुई, तो एक्सेप्ट कैसे कर सकता? और जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, काम होने से पहले ऑफर की टर्म्स पता होनी चाहिए, सारे ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन 3, अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000। इज दिस ए वैलिड ऑफर? बिल्कुल वैलिड ऑफर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ जी बिल्कुल सर्टन है, कम्युनिकेट कर दिया। अच्छा अब केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज सुन लें। ऑफर के एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, जरा वन बाय वन बताइए कौन कौन से एसेंशियल्स थे? 2% है। ओके फिर नहीं, वन बाय वन जी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो चूंकि ये कमर्शियल एग्रीमेंट है तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट
ऑफर में भी कंडीशनल। अच्छा यहाँ पे जो कोई कंडीशन में भी हो सकता है ना हो, यहाँ पे उसने कोई कंडीशन अटैच की है नहीं की, ठीक है, ये एसेंशियल भी पूरा हो गया। और कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, क्या ऑफरी को कम्युनिकेट हो गई है, ये एसेंशियल भी पूरा। सर्टेन एंड, क्या सर्टेन है अमाउंट वगैरह बिल्कुल। तो इसमें एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी केस स्टडी में अगर 5 एसेंशियल ना किसी चीज के, अजी गौर से, ये असूल है, रूल बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए। बाज़ औक़ात किसी चीज के एसेंशियल्स होते हैं ना, तो केस स्टडी में सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे होते हैं, जैसे ये केस है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। बाज़ औक़ात केस स्टडी में 4 एसेंशियल्स पूरे हो रहे होते हैं, एक पूरा नहीं हो रहा, एक के बारे में कह रहा होता है ये नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि एसेंशियल्स एक भी मिसिंग हो ना तो इसका मतलब है वो चीज नहीं रहती। ऑफर के एसेंशियल एक भी मिसिंग, एक नहीं होगा। बाज़ औक़ात, अब ये बहुत अहम पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, बाज़ औक़ात 5 एसेंशियल है, अगर 5 के 5 पूरे तो ओके, 5 एसेंशियल्स है, एक भी नहीं पूरा हो रहा तो नॉट ओके। 5 एसेंशियल्स हैं, 4 क्वेश्चन में पूरे हो रहे हैं, एक के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में उसका जिक्र ही नहीं कि पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या करेंगे, वो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है कि आप ये कह लें कि इफ 5th कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड तो ये ओके है, इफ 5th कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो ये ना, या तो दोनों सिचुएशन कवर कर लें, या ऑप्शन ये है कि एज्यूम करें 5th कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि अगर 5th कंडीशन में कोई मसला हो ना तो वो हमें बता रहा हो, उसने नहीं बताया इसका मतलब है 5th कंडीशन पूरी हो, ये ज़हन में रखिएगा। यानी क्लियर वायलेशन होना कंडीशन की और बात है, और क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होना और बात है। क्लियर वायलेशन हो रही है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप कहेंगे ये नहीं है, गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एब्सेंट है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज एज्यूम्ड 5th कंडीशन इज आल्सो मेट, ये ठीक है। ये बात समझ आई जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे अगर फर्ज कीजिए कि 1-2 ऑफर के एसेंशियल्स के बारे में वो साइलेंट भी होता तो हम क्या एज्यूम करते, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता कि फॉर रुपीज 450,000 और फॉर रुपीज 500,000, या 4.5 लाख की ले लो या 5 लाख की, फिर हम कहते हैं सर्टन नहीं है, फिर वो क्लियर वायलेशन होती है वो सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन की, इसमें आप अजम्पशन नहीं ले सकते थे। फिर क्लियर हो, अगर प्राइस बताता ही ना तो हालांकि उसे बता नहीं बताया तो फिर क्या हम कहते हैं वैलिड है, नहीं। अगर ये कहता अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुकी मेहरान मॉडल टू हबीब, प्राइस का जिक्र ही ना करता तो फिर रीजनेबल, फिर हम एज्यूम करते कि रीजनेबल प्राइस है और कहते ओके, ठीक है। वो सिचुएशन एब्सेंस बताना चाह रहा हूं, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने अजम्पशन लेनी है, लेकिन जब क्लियर इंफॉर्मेशन हो तो अजम्पशन नहीं, उसके मुताबिक डिसीजन करना है। ये मैं आगे मजीद, अभी तो सिर्फ रूल आपके साथ शेयर किया, आगे इसकी एप्लीकेशन आएगी, मजीद बार बार ये रूल आपके साथ शेयर करूंगा जी। हाँ, अब ये एक और सवाल है, उन्होंने कहा सर मेहरान कार है, ये 4.5 लाख की बेच रहा है, चलो ठीक है तकरीबन देते हैं, अगर इधर लिखा होता फॉर रुपीज 20,000, क्या फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, वैलिड ऑफर होती? गाड़ी 5 लाख वाली है तो 20,000। अब एक और रूल सुन, क्या कह रहे हैं भाई, हाँ आपस का मामला, ठीक, हाँ बिल्कुल आपस का मामला, ला भी यही कहता है कि इनका आपस का मामला ला, लेकिन दूसरे अल्फाज में कहता है, कुछ कहता है कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। नहीं बात समझ आई, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। 10 लाख की चीज आप फ्री में किसी को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, ये एग्रीमेंट नहीं है सही, लेकिन 10 लाख की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, ला कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड समझेंगे हम। कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मॉडल ना तो कोई मसला नहीं है, फिर भी हम ये देखिए मॉडल ना बताता, वो सिर्फ ये बताता है कार, तो फिर भी ठीक है, कोई एसेंशियल वायलेट तो नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि उसने कर, तो हम कहते हैं ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर कहता कि उसके पास 2 मॉडल हैं और उसने मेंशन नहीं किया कौन सा मॉडल, फिर हम कहते कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है। अगर वो सिर्फ ये कि एक कार, तो इसका मतलब उसके पास एक ही कार होगी जो बेच रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया 2 गाड़ियां हैं और मेंशन नहीं कर रहा कि ब्लैक बेच रहा है कि व्हाइट, किसकी ऑफर है, तो फिर हम कहते हैं ये सर्टन नहीं है, ये वैलिड ऑफर नहीं है। बात समझ आई?
नेक्स्ट, सलमान परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम इन इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। सलमान ने एक बड़ा खरीदा इरफान से और कहा कि मैं दूसरा भी खरीदूंगा अगर पहले वाला लकी साबित हुआ। कंडीशनल, चले कंडीशनल है इफ की, ठीक है। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, सलमान ने दूसरा घोड़ा खरीदने से इनकार कर दिया। कैन इरफान इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट? क्यों इन्फोर्स नहीं कर सकता? कंडीशन तो है लेकिन कंडीशन अनसर्टन है। ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लकी है कि नहीं? कैसे पता? ये नहीं पता चल सकता ना, ये तो वेग स्टेटमेंट है। एक केस स्टडी में आई कि आपने पता क्या पूछा, उसने कहा एक बंदा दूसरे के पास गया जॉब के लिए, उसने कहा हाँ भाई काम करूंगा, पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा 1 लाख रुपया महीना। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? दूसरे केस में उसने कहा तनख्वाह क्या मिलेगी? उसने कहा तनख्वाह इतनी होगी कि तुम खुश हो जाओगे। बाजू बात ऐसे बात है, खुश हो जाओगे तुम। अब बताइए ये जो है कि यू विल बी हैप्पी, क्या ये सर्टन है? नहीं। ये हैप्पी होना, लकी होना, ठीक है, ये कोई सर्टन फीलिंग्स नहीं होते, इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी होने की वजह से ये वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। कुछ भी कह ले, कंडीशन सर्टन है, कंडीशन सर्टन ना होने की वजह से ऑफर भी सर्टन नहीं है, ठीक है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ ये ज़हन में, ये सोल्यूशन में लिखना है कि लकी होना सर्टन नहीं है, ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी है, ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन नहीं है। नेक्स्ट, इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर्स। पहली ऑफर, मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है। बी, ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। कहा नहीं, लेकिन उसके कहे बगैर उसने उसके जूते साफ कर दिए। ये उसकी तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है। अच्छा, अब इसमें अगर दूसरा बंदा चुप करके शूज जूते पॉलिश करवा लेता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ, ये जिस तरह इसका करीब आके जूते साफ करना इम्प्लाइड ऑफर है, उसी तरह दूसरे बंदे का जूते पॉलिश करवाना चुप करके इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, उसका कंडक्ट ये शो करवा रहा है ना कि हाँ ठीक है करते जाओ। अगर जूते साफ करवा के दूसरा बंदा कहे मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं देने, तो लॉ कहता है नहीं, एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक की इम्प्लाइड ऑफर थी, दूसरे की इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी, तो बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्री करते हैं। सी, हाँ, इसमें कंसिडरेशन का जिक्र नहीं हुआ, तो कंसिडरेशन क्या होगी? रीजनेबल। सी, अरसलान offers to sell his furniture to Amjad for ₹250,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of the offer. अब ये कंडीशन अटैच कर दी उसने, ये कंडीशनल ऑफर हो गई ना, ठीक है। तो अगर इसमें उसने बताया अमजद ने क्या किया, हाँ, अमजद के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑफर है। अगर अमजद इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर अमजद एक्सेप्ट कर ले इसको तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसे 3 दिन के अंदर अंदर एडवांस पेमेंट करनी होगी। हाँ जी, इस ऑफर की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है प्रोवाइडेड अमजद एक्सेप्ट कर ले और 3 दिन के अंदर अंदर पैसे डिपॉजिट करवा दे। अगर अमजद 3 दिन के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा देता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप कह रही हैं कि एज ऑन इस वक्त ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूं, क्योंकि अभी उसने बताया ही नहीं कि अमजद का क्या जवाब है। अमजद का क्या जवाब है? बिल्कुल एज ऑन। लेकिन हम क्वेश्चन को सिर्फ यहीं पे तो नहीं छोड़ सकते कि जी ये अभी सिर्फ ऑफर उस तक पहुंचाई गई है, हमें उधर अमजद को भी तो डिस्कस करना चाहिए इसमें। अगर अमजद इस ऑफर को, अगर अमजद विद इन 3 डेज ये कंडीशन पूरी कर लेता है और विद इन 3 डेज एडवांस डिपॉजिट करवा देता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर अमजद विद इन 3 डेज एडवांस डिपॉजिट नहीं करवाता ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिखिए, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते कि देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज रिस्पांस ऑफ अमजद इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी ज़हन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, अमजद का पॉइंट ऑफ व्यू, 2 ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए कि अगर वो कंडीशन पूरी कर ले वैलिड हो जाए। अच्छा, अगर अमजद जवाब में कहे कि 3 डेज नहीं 7 डेज में मैं डिपॉजिट करवाता हूं तो फिर काउंटर ऑफर होगी। आपका कोई क्वेश्चन था?
नहीं, एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी, डेफिनेटली ऊपर लिखा हुआ। आप इस स्टेटमेंट को ना, जी जी मैं अभी हाइब्रिड की तरफ आ रहा हूँ, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे कर लीजिए, कैन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, कैन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो, इस तरह कर ले स्टेटमेंट को। लेकिन उसकी वैसे इंटेंशन यही थी जो मैं आपके साथ शेयर कर, ठीक है, इसको यूं कर ले, कैन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। जी हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। में जब आपने बताया कि कंडीशनल ऑफर थी, हमें नहीं पता कि कंडीशन मेट होगी कि नहीं होगी, तो मतलब हमें जब भी आंसर करना है तो प्रिजम्पटिव बेस्ड असम्पशन देंगे, मतलब फ्यूचर बेस्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखेंगे अजम्पशन की बेस पे। अच्छा, अजम्पशन का मतलब है इफ, इस तरह लिखना, इफ अमजद डिपॉजिट्स एडवांस पेमेंट विद इन 3 days इट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपने इफ लिखते हैं ना, इफ, ये अजम्पशन को ही शो करवा रहा है। जी क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट, The Azam wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. Babar did not reply. अच्छा, ये एक बड़ा इशू है लॉ का, कि वो उसे कहता है कि भाई अगर आप 5 दिन के अंदर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया तो मैं ये मानूंगा कि आपके ऑफर एक्सेप्ट हो गई। हाँ, ऐसे तो नहीं होता। लॉ ये कहता है कि ऑफर जो है ना, ऑफर, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन शायद आपकी बुक में कंडीशन उसने नहीं लिखी हुई, पहले हुआ करती थी, अपने नेगेटिव कंफर्मेशन आपको बता। अच्छा, एक चीज और जहन में आ गया, बल्कि अच्छा हुआ इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट जहन में आ गया। आपको पता है आपका सिलेबस वक्तन फवक्तन चेंज होता रहता है, खासतौर पे लॉ के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और एक है आपका टेक्स्ट और एक होते हैं उसके क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस में शामिल है, ये भी आपको पता है। समटाइम ऐसा होता है कि जब सिलेबस यानी टेक्स्ट चेंज होता है ना, तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी चेंज हो जाना चाहिए असूली तौर पे, मान देना इस चीज को। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सिलेबस में से कोई कंसेप्ट निकल गया, लेकिन जो पास्ट पेपर में उस कंसेप्ट की बेस पे क्वेश्चन है ना, वो बुक में शामिल होता है। ये समटाइम्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो 5 या 6 क्वेश्चन में इस तरह का मसला होगा, लेकिन इस तरह का मसला होता है। असल में होना ये चाहिए कि सारे कंसेप्ट्स और सारे पास्ट पेपर जो आपको बुक में दिए जाते हैं आईकैप की बुक में, वो सारे इंटीग्रेटेड होने चाहिए। अगर कोई नया कंसेप्ट ऐड हुआ है तो उसका पास्ट पेपर भी ऐड होना चाहिए, और अगर कोई कंसेप्ट सिलेबस से डिलीट हुआ है तो उससे रिलेटेड पास्ट पेपर भी डिलीट हो जाने चाहिए। अब होता क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी गलत तो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, होता यह है कि जब कोई कंसेप्ट नया ऐड होता है ना, उसके पास्ट पेपर तो ऐड हो जाते हैं क्योंकि वो पता, लेकिन जब कोई कंसेप्ट डिलीट होता है ना, तो शायद ये वैल्यूएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कंसेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट रह जाता है। अब मुझे ये बताइए, एज टीचर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस कंसेप्ट को बुक में शामिल करना चाहिए? बुक में शामिल करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट कह रहे करना चाहिए, कुछ कह रहे नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा, मैंने नहीं किया, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन मौजूद है, वो क्वेश्चन आईकैप की बुक में भी मौजूद है, क्या वो मुझे करवाना चाहिए? असूली तौर पे आईकैप को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि किताब के अंदर क्वेश्चन होता है, और अगर स्टूडेंट से कहा जाए ना कि ये क्वेश्चन आज इसका कंसेप्ट सिलेबस से निकल गया, आपने नहीं करना, तो स्टूडेंट शक शुबे में रहता है कि टीचर ने पूरी तैयारी नहीं करवाई, आईकैप की किताब में है, हो सकता है कि आ जाए। इसीलिए हम भी ये कहते हैं, ठीक है, जहां पे इतना 95% कंसेप्ट पढ़ाते हैं, वहां पे 5% ये भी पढ़ा लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि कोई कंसेप्ट किताब में आपको नजर नहीं आएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने लिखत में उस कंसेप्ट को नहीं इंक्लूड किया बुक में, लेकिन प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और वो कंसेप्ट भी मैं ज़बानी कलामी आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, वैसे मैं आपसे ओपिनियन ले रहा हूं, बताइए, अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आईकैप की बुक में नहीं है, लेकिन आईकैप की बुक के क्वेश्चंस में वो कंसेप्ट यूज हुआ है, क्या उसे बुक में शामिल होना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल आना चाहिए? हाथ उठाइए जरा, मैं आइंदा इस वोटिंग को कंसीडर करूंगा बुक बनाते हुए। और कितनों का ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्लास में ज़बानी कलामी बता देना चाहिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट? ये वाले ज्यादा है वैसे, चलिए ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट भी मैं आपको क्लास में ज़बानी कलामी बताने लगा। ये कौन सा है? नो नेगेटिव कंफर्मेशन। कंसेप्ट क्या है? मैंने इनसे कहा नो, लिखे नो नेगेटिव कंफर्मेशन, बल्कि इस ये मुश्किल हो गया, ये भी लिख ले वैसे, नो नेगेटिव कंफर्मेशन। इसके साथ इसका आसान वर्जन लिख ले, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस कैन नेवर बी एक्सेप्टेंस। भाई समझ आया कि अगर किसी पार्टी को आपने ऑफर की है और वो पार्टी साइलेंट रहती है,
आप इससे ये नतीजा कभी भी नहीं निकाल सकते कि उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी को नो नेगेटिव कंफर्मेशन भी कहते हैं कि अगर आपने जवाब ना दिया, नो नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या, अगर आपने ना की, अगर आपने ना की तो मैं समझूंगा हाँ है, ये है नो नेगेटिव कंफर्मेशन। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ, खामोशी, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को साइड पे लगा लूं फिर आपकी तरफ। क्या आजम ने बाबर से कहा कि अगर तुमने 5 दिन में रिप्लाई नहीं किया मैं समझूंगा तुम्हें मंजूर है। बाबर डिड नॉट रिप्लाई, बाबर ने रिप्लाई नहीं किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। क्यों? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये ऑफर का एक फीचर था कि ऑफर इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप कहें कि अगर जवाब नहीं दिया तो मैं मंजूर कर समझूंगा, ओके। हाँ, अब उसमें ये कह रहे हैं सर, बी पार्ट, ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग, शू शाइनर ने भी तो जूते पॉलिश करने, और वो बंदा साइलेंट था, वो बंदा साइलेंट था। ठीक है, लेकिन याद रखें इसमें वो साइलेंट तो रहा लेकिन उसने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दे दी है। वो चुप करके सारा टाइम जूते पॉलिश कर चमकाता रहा है, पॉलिश करवाता रहा, ये उसकी बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। जबकि इस सिचुएशन में, नेक्स्ट में, इसमें तो बाय कंडक्ट भी नहीं है, बाय कंडक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस का रूल दोनों जगह पे अप्लाई होता है। वहां पे भी शू शाइनर वाले केस में साइलेंट रहा था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन वहां पे उसने एक्सेप्टेंस वर्ड्स के जरिए नहीं दी लेकिन कंडक्ट के जरिए दी है। कंडक्ट, अगर वो एक दफा भी कह देता ना कि मैं जूते नहीं पॉलिश करवाने, तो फिर ये रिजेक्शन होती, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना होता। जी, क्वेश्चन में शू शाइनिंग वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इनका सवाल यह है कि सर अगर शू शाइनिंग वाले क्वेश्चन में हमें वो बताता है कि एक बंदे ने आके शू शाइनिंग शुरू कर दी, ठीक है, और उस बंदे ने कुछ नहीं कहा, तो क्या हम दोनों सिचुएशन लिखेंगे कि अगर वो पर्सन जो जूते पॉलिश करवा रहा है मना कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और अगर मना नहीं करता चुप करके जूते पॉलिश करवा लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? क्या दोनों बातें लिखेंगे? अब ये ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताएगी। अभी आपने सवाल पूछा थोड़ा ट्रिकी, तुम बार जवाब दे रहा हूं। अगर सवाल की इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि शू शाइनर ने आके जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए, बस यहां तक, इसका मतलब यह है कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। अब आप दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जवाब देंगे ना, तो यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं कि अगर दूसरी पार्टी नो कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर यस कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है जूते पॉलिश हो गए, जूते पॉलिश, अब तो आप दोनों सूरतों में नहीं जा सकते ना, अब नो की तरफ तो नहीं जा सकते क्योंकि वो टाइम तो गुजर चुका है। अब तो चूंकि सर्विस ले ली है सारी, जूते पॉलिश हो गए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया। तो आपने क्वेश्चन को आंसर करते हुए यस लिखना है, नो लिखना, कि दोनों ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बता रही होती है। लेकिन जनरल रूल, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो आप दोनों कवर कर सकते हैं, दोनों कवर कर देना बेहतर ऑप्शन है, सेफर ऑप्शन है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिए एक दफा। अक्सर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि अब बात पॉइंट किस पॉइंट पे केस स्टडी और यस की तरफ जाना है कि नो की तरफ। डी केस में यहां पे उन्होंने कहा कि सर एक ये भी थी ऑफर का एसेंशियल कि जिसको ऑफर की जाए वही एक्सेप्ट कर सकता है। यहां पे डी पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहां पे और कोई बंदा ही नहीं है जो एक्सेप्ट कर रहा हो। यहां पे बाबर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन बाबर की जगह पे कोई दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमें लीगल प्रोविजन यहां पे नहीं लिखनी चाहिए, ये बात नहीं लिखनी चाहिए। नेक्स्ट ई, इकबाल डिस्प्लेस गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ठीक है, इसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर। गुड्स वर डिस्प्लेस्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर, वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, ये क्या है? ये कस्टमर की तरफ से ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नहीं हुआ, ये कस्टमर की तरफ से ऑफर। अगर कस्टमर ये चीज लेके काउंटर पे जाए और काउंटर क्लर्क कहे कि ये फॉर सेल नहीं है, तो ये रिजेक्शन ऑफ ऑफर है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? रिजेक्शन ऑफ ऑफर। 6
बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, ये आई कैप के पास पेपर की केस स्टडी है। अच्छा ये नीचे ना समटाइम केस स्टडी प्रैक्टिस करते हुए आपको कुछ रेफरेंस मिलते होंगे, ये रेफरेंस के बारे में बता दूं। ये आई कैप कैप 4 लेवल स्प्रिंग 26 क्वेश्चन नंबर 3B, क्या मतलब है इसका कि ये आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2016 के पेपर में आया था, इसका क्वेश्चन नंबर 3B है। और ये आई कैप की जो लॉ की बुक है, इसमें अगर आप ढूंढना चाहे तो ये चैप्टर 2 में आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई कैप की बुक का रेफरेंस भी दे दिया है और इसके अलावा पास पेपर का भी रेफरेंस दे दिया अगर आप उधर से जाके पढ़ना चाहें, लेकिन जरूरत नहीं है, जाना चाहे जा सकते हैं, जरूरत नहीं। लेकिन जिस क्वेश्चन के साथ पास पेपर का रेफरेंस आ जाए ना, उस पर आपको एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन आ गया, इसको हम ध्यान से डिस्कस कर लें। बदर हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स sent one of his employees आफ्ताब in search of his pet horse which had been missing for 5 days। उसका घोड़ा 5 दिन से गायब है, उसने अपने मुलाजिम आफ्ताब को भेजा कि जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। बदर एडवर्टाइज्ड a reward of ₹20,000 in a newspaper for anyone who finds his missing horse। और फिर अखबार में इश्तिहार भी दे दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा 20,000। कौन सी ऑफर है ये? जनरल ऑफर। शाबाश। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ट्रेस द हॉर्स। आफ्ताब ने घोड़ा ढूंढ लिया लेकिन उसे अब उसका नहीं पता ऑफर का। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवार्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर। बाद में जब पता चला तो आफ्ताब ने बदर मुझे प्राइस दीजिए। क्या प्राइस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफर। और कम्युनिकेशन नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सर अगर घोड़ा वापस करने से पहले उनको मतलब घोड़ा मिल गया और पता ऑफर पे चल गया तो अगर उसे घोड़ा मिल गया और अभी ऑफर का नहीं पता चला, घोड़ा मालिक को देने से पहले ऑफर का पता चल गया, तो याद रखें चूंकि जो उसने एक्शन लिया है वो पहले कर चुका है। ऑफर कम्युनिकेट हुई उस वक्त जब वो एक्ट कर चुका था, तो उसके बाद उसको वो प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ओनर को लॉ ये कहता है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट राइज होता है प्रैक्टिकली, वो नौकर कभी बताएगा ही नहीं है कि भाई मैंने पहले ढूंढा था, वो तो कहेगा मुझे ऑफर पता चली थी, मैंने बाद में जोर लगाया और फिर इसको ढूंढा, कभी बताएगा नहीं। लेकिन ये वकीलों के मसले मसाइल होते हैं, वो कोर्ट में कैसे इसको प्रूव करते हैं। लॉ क्या कहता है कि जिस वक्त उस बंदे ने काम किया, अगर उस वक्त उसे ऑफर का पता था, जिस वक्त वो एक्शन कर रहा था, तो फिर उसे प्राइस मिलेगा, वरना प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ पे चूंकि उसको पता बाद में चला, वो घोड़े को ढूंढ पहले ही चुका था, तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहलाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर, जनरल ऑफर, क्योंकि पब्लिक एट लास्ट को की गई थी। आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड अंडर द सर्कमस्टेंस, नो। और रीजन क्या लिखेंगे आप? ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अब ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2019। अहमद, इसमें अल्फाज के ऊपर आपने गौर करना है कि जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही है उसके अल्फाज क्या है। अहमद being interested in purchasing Adil's DHA property sent him this letter on 1st March 2019। 1 मार्च को उसने लेटर भेजा। I have heard that you are selling your DHA property. I am very much interested in purchasing it. Will you please consider selling the same to me? What is the highest price you have been offered so far? अभी तक की तुम्हारी हाईएस्ट प्राइस क्या है? हाईएस्ट प्राइस क्या है? अच्छा अगर किसी से पूछे, मैं इनसे पूछूं भाईजान शर्ट तो बड़ी अच्छी पहनी है माशाल्लाह, कितने की ली है? एक सर 2000 की। मैं कहूँ ये लो 2000 उतारो शर्ट। ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बेचने की ऑफर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कह रहे हैं ठीक है सर मैं बेचने को भी तैयार हूं। तो उसने इन्फॉर्मेशन पूछी, उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूं, हाईएस्ट प्राइस क्या है जो तुम्हें मिली है? आदिल रिप्लाइड हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। खत्म। क्या आदिल ये कह रहा है कि मैं इस पे तुम्हें बेचूंगा? ये ध्यान में रखिएगा। अहमद ने कहा अच्छा आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन, मैं इसे 36 मिलियन में खरीदता हूं। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग ₹38 मिलियन फॉर। फिर उसके बाद आदिल को हामिद कोई और है, किसी और प्रॉपर्टी से 38 मिलियन की ऑफर आई और हामिद उसको बेचना चाह रहा है। व्हाट विल बी आदिल्स लायबिलिटी? हामिद से आई और आदिल उसको बेचना चाह रहा है।
What will be Adil's liability towards Ahmed if he wishes to make the sale to Hamid? क्यों, क्या इसका ये मतलब है कि अहमद और आदिल के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी थी। ये जो अहमद ने रिप्लाई किया था ना, ये 30, ये ऑफर थी जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, तो इसका मतलब है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कुछ समझ आई आपको? इसमें जो वर्डिंग थी ना लैडर की, ये अहम थी कि इसमें कहीं पे भी आदिल ने ऑफर नहीं की, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर किया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी उन्होंने जो चीजें रखी होती हैं वो एक तरह से इंफॉर्मेशन ही होती है। ये चीज 50 रुपए की है, ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 1000 रुपए की है। इंफॉर्मेशन, कस्टमर जब उस इंफॉर्मेशन को लेके जाके कहता है मैं इसको खरीदने को तैयार हूं, वो कस्टमर की तरफ से इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ कस्टमर की तरफ ऑफर है। यहाँ पे आदिल ने जब उसे बताया कि हाईएस्ट कोर्स 35 मिलियन है, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। आदिल ने इसके बाद, ये अहमद ने जब उसके बाद जवाब दिया ना कि ये लो 36 मिलियन, ये ऑफर थी जी। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर? हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो पूछ लें जी। आप पूछ। क्वेश्चन 4 उन्होंने कहा जी। हाँ, ये आज के लेक्चर का कंसेप्ट है। उन्होंने कहा सर फर्ज कीजिए तय ये पाया सलमान इरफान से घोड़ा खरीदेगा, लेकिन घोड़े की डिलीवरी होगी 1 महीने के बाद और ड्यू डेट आने से पहले पहले घोड़े की डेथ हो जाए, घोड़े की डेथ हो जाए। अब 2 अल्फाज हैं, आपने मुझे बताना दोनों में फर्क है कि नहीं। एक है कॉन्ट्रैक्ट टूटना या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, एक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना। मैं दोनों में पहले ये बताइए फर्क है कि नहीं? फर्क है, ठीक है। इसी तरह लॉ में 2 टर्म्स हैं, एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब पार्टी के दोनों पार्टी में से किसी एक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी भी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। जैसे अब अगर उस सब्जेक्ट मैटर की डेथ ही हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या घोड़ा मर गया, अब उस घोड़े की सेल परचेज हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताई है आपको, वाइड नहीं, वो नहीं बताएंगे। हाँ, तो वो क्या क्या होंगे ये भी सारा आगे आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो डिस्कस करेंगे हम कि क्या होगा। चलिए ये बस कंप्लीट हो गया जी, बंद कर दीजिएगा ये प्रोजेक्टर। ये थे हमारे क्वेश्चन असाइनमेंट के। अब आज चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज का कंसेप्ट छोटा सा है, परेशान नहीं होना आपने। इसके क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हैं, होम असाइनमेंट के क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। कंसेप्ट छोटा ही है। रेवोकेशन आर लैप्स ऑफ एन ऑफर, रेवोकेशन आर लैप्स ऑफ, बल्कि मेरा ख्याल इधर ही होगा, बट ठीक है, शुक्रिया। रेवोकेशन आर लैप्स ऑफ एन ऑफर का मतलब है कि एक ऑफर कब खत्म हो जाती है, कब खत्म हो जाएगी। एक तो यह है ना कि ऑफर कबूल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, एक है ऑफर कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहेगा। वो कब है? ये उसकी कुछ सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, रेवोकेशन भी कहते हैं, लैप्स ऑफ एन ऑफर भी कहते हैं। लैप्स ऑफ एन ऑफर या रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन, कि ऑफर कब कैंसिल हो जाएगी। लैप्स का मतलब यही कि ऑफर खत्म हो। रेवोकेशन पॉसिबल है बाय ऑफरर, मतलब ऑफरर कौन होता है? कर रहा होता है। मैंने भाईजान से कहा क्या आप ये चेयर खरीदेंगे, ये मैंने इनको ऑफर दी, ये भी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मैंने कह दिया कि अब मैंने चेयर नहीं बेचनी। क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब उसके बाद ये कह नहीं नहीं मुझे मंजूर है, चेयर बेचे। लेकिन याद रखिए ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है, ऑफरर ऑफर को कैंसिल कर सकता है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर
मैं रिवोक नहीं कर सकता, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये बात समझ आती है? इसमें एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मैंने इन भाईजान से कहा ये चेयर है, क्या आप खरीदेंगे? ये सोच रहे हैं। मैंने कहा चलें आपको 3 दिन का टाइम देता हूं, सोच लें। 3 दिन का टाइम देता हूं, सोच लें। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन आए, कहने लगे मंजूर है। मैंने कहा मैंने नहीं बेचनी। क्या 3 दिन का टाइम पूरा होने के बाद ऑफर लैप्स हो गई कि अभी भी वैलिड है? मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, बस 3 दिन गुजर गए, ऑफर लैप्स कर गए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट सुने जरा। मैंने कहा चेयर खरीदोगे? इन्होंने कहा सर मैं सोच लूं। मैंने कहा चलो तुम्हें 3 दिन दिए सोचने को। दूसरे दिन मैंने इनको फोन करके कहा अब मैं चेयर तुम्हें नहीं बेचूंगा, क्या ऑफर कैंसिल कर सकता हूं? टाइम दे के भी ऑफर कैंसिल कर सकता हूं? लॉ कहता है यस कर सकते हैं। बिफोर एक्सेप्टेंस है तो कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस से पहले है तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर सकते। नहीं, ये ऑफर है, लेकिन ऑफर के साथ मैंने टाइम बता दिया, इसको टाइम लगा दिया, कंडीशन कि 3 दिन के अंदर ना जवाब दे दो, 3 दिन के अंदर, ठीक है कर सकते। नेक्स्ट, बाय ऑफरी। क्या रेवोकेशन ऑफर तो कर सकता, ऑफरी भी कर सकता है? ऑफरी भी कर सकता है, यस। मैंने से कहा भाई चेयर खरीदनी है, इन्होंने कहा नहीं। अब क्या हुआ? ये रेवोकेशन बाय ऑफरी हो गया, रेवोकेशन बाय ऑफरी। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, डिस्कस करें। पहले चेयर, मैंने कहा भाई क्या चेयर खरीदोगे? उन्होंने कहा सर सोच के जवाब देता हूं। अगले दिन इन्होंने मुझे लेटर लिखा, नहीं मैं चेयर नहीं खरीदूंगा। और लेटर जो है वो रास्ते में आ रहा है, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लेटर पहुंचने से पहले पहले मुझे फोन करके कहा मैं चेयर खरीदूंगा। बताइए कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? क्यों? पहले तो इन्होंने ना की है, पहुंची नहीं है। रेवोकेशन उस वक्त इफेक्ट होगी जब ऑफरर तक पहुंचेगी, जब मेरे तक पहुंचेगी ना तब रेवोकेशन इफेक्ट होगी। अगर इन्होंने रेवोकेशन की तो सही, लेकिन अभी मेरे तक पहुंची नहीं, तो वो रेवोकेशन नहीं है। मेरे तक पहुंचने से पहले पहले ये इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बात समझ आई? नहीं समझ आई भाई? हाँ जी, आगे फिर बताइए। मैंने इनसे पूछा भाई चेयर खरीदोगे? इन्होंने कहा सर सोच के जवाब देता हूं। अगले दिन इन्होंने लेटर लिखा, यस। पहले नो का लिखा था ना, अब यस का लिखा, मुझे मंजूर है। लेटर मेरे तक नहीं पहुंचा, इन्होंने उससे पहले मुझे फोन करके कहा नो। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्सेप्टेंस मेरे तक पहुंची ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं हुई, ठीक है। और ऑफर मेरे तक, रेवोकेशन पहले कम्युनिकेट हो गए। क्लियर हुई? हाँ, अगला तीसरा मेरा पॉइंट यही था। शाबाश, सही लाइन पे सोच रहे हैं भाई, ये दोनों समझ आ गए। इसका मतलब ये हुआ, अहम चीज ये है कि ऑफरी ने जो भी कम्युनिकेट किया वो मेरे तक पहुंचा कब? अगर उसने रूल किया, लॉ ये कहता है अगर ऑफरी रेवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों कम्युनिकेट करे ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता पहले उसने क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। फर्क इससे पड़ता है कि ऑफरर तक पहले क्या पहुंचा। अगर इसने 2 लेटर लिखे, एक में यस लिखा मैं खरीदूंगा, एक में लिखा नो, और दोनों पोस्ट कर दिए और मेरे तक दोनों एक ही दिन पहुंचे, लॉ क्या कहता है? जो पहले खुलेगा। है जी बात, जो क्योंकि कम्युनिकेशन तब होगी ना। लॉ कहता है रेवोकेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी व्हेन इट रीचेस ऑफरर, ठीक है। कुछ जगह पे लिखा होता है व्हेन इट रीचेस ऑफरर, कुछ जगह पे लिखा होता है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर। ये जो है ना व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर, ये ज्यादा बेहतर अल्फाज है, लेकिन आपके लेवल पे दोनों में से जो मर्जी लिख लें दोनों ठीक है। ये बात समझ नहीं। ऑफर रिवोक हो सकती है ऑफरर की तरफ से भी, ऑफरी की तरफ से भी। ऑफरी रिवोक कर सकता है, कैसे? सीधा नो करके। ऑफरर रिवोक कर सकता है, यस, वो भी नो करके। लेकिन रूल क्या, अगर ऑफरर ने रिवोक करना है ना एक्सेप्टेंस से पहले पहले करे, और ऑफरी ने रिवोक किया ना तो जब मेरे तक पहुंचेगी तब इफेक्टिव होगी, उससे पहले अपना माइंड चेंज करना चाहे कर सकता है। 2 पॉइंट हो गए।
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अभी बढ़ा, कौन से वाला एग्जाम्पल, 3 दिन वाली, क्या घोड़ा था, क्या आप घोड़ा खरीदना चाहते हो? अगर खरीदना चाहते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर पैसे डिपॉजिट करवा दो। अगर उस बंदे ने 3 दिन के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए, कंडीशन थी ना, 3 दिन के अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए, तो ये क्या होगा? नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ऑफर में भी कंडीशन पड़ा था कि नहीं पड़ा था? ऑफर में भी कंडीशनल, और अगर ऑफर के साथ जो कंडीशन थी अगर पूरी ना करे तो क्या होगा? ऑफर फारग हो जाएगी। और क्या होगा? ऑफर फारग हो जाएगी। आपको कंपनी की तरफ से लेटर मिले कि आपको जीएम फाइनेंस की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, अगर आपको मंजूर है तो 4 तारीख को सुबह 9 बजे दफ्तर रिपोर्ट करें। आप नहीं रिपोर्ट करते, कंडीशन ऑफर है ना, ठीक। आपने फोन पे तो कह दिया एक्सेप्टेड, लेकिन पहुंचे नहीं है ऑफर, अगले दिन पहुंचे, ऑफर क्या हो गई? ये केस स्टडी है, उसमें पॉइंट किया कि बंदे को उसे कहा, वो नहीं आया, ठीक है। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा हमने तो बंदा रख लिया, उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट लेटर मुझे भेजा, बंदा क्यों रख लिया? कंडीशन थी इस दिन तुमने आना है, तुम उस दिन नहीं आए, 2 दिन के बाद आए हो। तो अगर ऑफर के साथ कंडीशन हो, जो हो सकती है ऑफर में भी कंडीशनल, और दूसरी पार्टी इस कंडीशन को पूरी ना करे तो ऑफर एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्टेंस नॉट इन। बाज़ औक़ात ऑफर में लिखा जाता है, ये है कंडीशन की तरह ही, ऑफर में लिखा जाता है कि अगर आपको हमारी ऑफर मंजूर है तो बराए मेहरबानी बजरिया लेटर इतला दीजिए, या ईमेल के जरिए से इतला दीजिए, या जाती तौर पे आके इतला दीजिए। ऑफर में ये चीजें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अगर हम ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं 50,000 में, अगर आप विलिंग हैं तो आप हमारे ऑफिस में आके बजाते खुद इतला दीजिए। अगर उन्होंने बजाते खुद नहीं आए लेकिन यस कर दिया थ्रू लेटर, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है। जब एक्सेप्ट यानी प्रेस्क्राइब्ड मैनर कौन सा? जो ऑफर में दिया गया था, ऑफर में दिया गया था। आपने कभी इस तरह की ऑफर देखी सुनी? कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, शाबाश, बिल्कुल सही लाइन पे सोच रहे हैं आप। पहले बताइए प्रेस्क्राइब मैनर समझ आ गया? मैनर का मतलब क्या? इतला कैसे पहुंचानी है? फोन के जरिए से, ईमेल के जरिए से, फैक्स के जरिए से, बजाते खुद जाना है? कैसे ऑफर? जो ये ऑफर में लिखा होता है। अगर आप एक्सेप्टेंस दे तो सही, लेकिन उस प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं, किसी और तरीके से, तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर या प्रेस्क्राइब्ड मोड। लॉ ये कहता है इससे भी ऑफर लैप्स हो जाती है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? ये भी तो एक तरह से, इसमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। लॉ ये कहता है कि अगर पार्टी ने आपको प्रेस्क्राइब्ड में एक्सेप्टेंस तो दी, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं दी, तो ऑफरर की जिम्मेदारी, ऑफरर के पास ऑप्शन है, चाहे एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। है ना जी बात? है कि नहीं जी बात? कितनी अजीबोगरीब बात आपको बताई। क्या बताई? कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप बजाते खुद मेरे घर आ जाएं और ये गाड़ी खरीद लें। आप बजाते खुद नहीं आए, आपने अपने भाई को भेज दिया। एक्सेप्टेंस तो है नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। लॉ ये कहता है कि इसमें ऑफरर के पास ऑप्शन है, चाहे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। लेकिन अगर ऑफरर इसको रिजेक्ट करता है तो उसे बताना पड़ेगा कि मैंने जो मैनर कहा था आपने उसे डेविएट किया है, मैंने जो मैनर कहा था आपने उसे डेविएट किया है, अब ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी ऑफर खत्म। नो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, दोनों में एक ही फर्क है कि जब कोई पार्टी कंडीशन, ऑफर की कंडीशन फुलफिल ना करे तो ऑफर खत्म हो जाती है। इसमें हमने उसको बताना भी नहीं होता कि तुम्हारी ऑफर इसलिए कैंसिल हुई है कि तुमने कंडीशन पूरी नहीं की। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में हो ना, तो इसमें हमने उस बंदे को बताना होता है कि भाई ऑफर खत्म है और इसकी रीजन ये थी। यानी इसमें उस बंदे को इतला देनी है एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है। अगर ये अपने भाई को भेजते हैं तो मैं कहता हूं नहीं, लेकिन मैं इनको बताऊंगा फोन करके, भाई साहब मैंने ऑफर आपको दी थी ना, मैंने कहा था खुद आइएगा, आपने भाई को भेज दिया, अब ये ऑफर खत्म हो गई। ये कम्युनिकेट करना मेरे लिए जरूरी है। कब? एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन में नहीं है।
और ये दोनों में फर्क है, कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं आप, टाइम की, पेमेंट की, एडवांस की, डेज की, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं आप, लेकिन एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर का ताल्लुक किससे है कि एक्सेप्टेंस आप तक किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए से पहुंच रही है। वो लेटर भी हो सकता है, वो फैक्स भी हो सकता है, इसका ताल्लुक सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन से है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कंडीशन हजारों तरह की आप लगा सकते हैं ऑफर के साथ। ठीक, आगे चलते हैं। टाइम पास्ट, टाइम पास्ट, अगर ऑफर का टाइम था कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर सोच लो, और 3 दिन गुजर गए, ऑफर भी काउंटर ऑफर, काउंटर। हाँ, अगर टाइम बताया नहीं गया तो फिर रीजनेबल टाइम। देखिए, जो चीज मेंशन ना हो वो फिर रीजनेबल, लॉ कहता है हम रीजनेबल इंपोज करवाएंगे। लेकिन ये होता है कुछ चीजों के ऊपर रूल लगता है रीजनेबल का। ठीक है, कुछ जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, सब्जेक्ट मैटर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, उस पर ये रूल नहीं लगेगा। काउंटर ऑफर क्लियर, काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? बदले में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये एग्जांपल वही जो भाई ने उठाया था क्वेश्चन, क्या था? घोड़ा मर गया हफ्ते से पहले। हाँ जी, तय ये पाया 1 महीने बाद घोड़ा डिलीवर किया जाएगा, उससे पहले घोड़ा अगर मर गया, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑफर खत्म। डैमेजेस का भी नहीं सोचना, वो भी नहीं मिलते, एडवांस वगैरह वो वापस कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें 2 अल्फाज है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन। पहले तो मुझे बताइए लफ्ज सब्सिक्वेंट का मतलब समझ आ रहा है? ऑफर देने के बाद अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी थी आग लग गई, घोड़ा था मर गया, तो ऑफर खत्म। ऑफर क्या, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होता था वो भी खत्म हो जाता, हो ही नहीं सकता। दूसरा सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि पहले पंजाब से फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान में राइस भेजी जाती थी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अब की बार पंजाब में फसल ठीक नहीं हुई तो यहां पे अब बलूचिस्तान फॉर एग्जांपल नहीं भेजी जाएगी। तो जो भी ऑफर इससे पहले बलूचिस्तान और पंजाब के ताजिरों ने एक दूसरे से की हुई थी, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगने के बाद ये क्या हो जाएगी? इलीगल, ऑटोमेटिकली खत्म। क्लियर? सब्सिक्वेंट इलीगल, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपने ऑफर की और उस ऑफर के करने के बाद जिस चीज की ऑफर थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, या वो चीज ही मर गई, डेथ हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई, तो फिर वो ऑफर भी खत्म हो गई, ऑफर भी वाइड। और लास्ट, डेथ आर इंसैनिटी का मतलब इंसेन, पागल हो जाना, मर गया। अगर ऑफर या ऑफरी में से कोई पागल हो जाए, ऑफर खत्म। ऑफर या ऑफरी में कोई पागल हो जाए तो, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, मैंने ये भाई, इन भाई ने इनको ऑफर किया कि आप मेरी मोटरसाइकिल खरीदोगे। ठीक है, अब सुने, खुदा चले, ए ने बी को की ऑफर, क्या आप मेरी मोटरसाइकिल खरीदोगे? बी की डेथ हो गई, ऑफर खत्म। ठीक, अब सुने, ए ने बी को ऑफर की, क्या मेरी बाइक 50,000 में खरीदोगे? अब ए की डेथ हुई, ऑफर खत्म नहीं हुई। डिपेंड करता है बी को पता चला कि नहीं। अगर बी को पता चल गया ए की डेथ हो गई है, ऑफर खत्म। लेकिन अगर बी को अभी पता नहीं चला ए की डेथ हुई है, ऑफर वैलिड है। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है, लेटर लिख लेता है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो याद रखें ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं समझ आई? फिर से सुने, ए ने बी से कहा ऑफर की, क्या आप गाड़ी खरीदोगे? क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे? अब ए की डेथ हो गई, बी की डेथ हो जाए ना वो तो कहानी उधर ही खत्म। ए की डेथ हो गई, बी को नहीं पता। अभी लॉ ये कहता है यहां पे डिपेंड करता है बी को नॉलेज ऑफ डेथ है कि नहीं है। अगर बी को नॉलेज ऑफ डेथ है कि यार ए ने मुझे ऑफर की थी, उसकी डेथ हो गई है, तो ऑफर खत्म।
लेकिन अगर बी को भी नहीं पता चला कि ए की डेथ हो गई है, वो इग्नोरेंट है और उसने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, उसने ए के एड्रेस पे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, तो याद रखिए अब एक्सेप्टेंस इसकी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हाँ सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कौन करेगा? ए तो मर गया, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको थोड़ा घर जाके तसल्ली से आपने पढ़ना और सोचना है। ये डेथ वाला केस, ठीक है, डेथ वाला सबसे अहम ये। अब फ्यूचर की स्टडीज को भी सामने रख के बता रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये डेथ वाला अहम है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बी की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो ऑफर उधर ही खत्म ना, वो तो स्ट्रेट अवे खत्म। मसला ये है कि जब ऑफर करने वाले की डेथ हो। अच्छा, ये आपने होम असाइनमेंट लाजमी करके आनी है, कल इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़े ये क्वेश्चन जी, हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी हाइब्रिड में क्वेश्चन है पूछ लें। एक मिनट खामोश हो, थोड़ी देर क्वेश्चन सुनने दें। जी मेरे भाई दोबारा पूछिए। जी ठीक है, जी ठीक है। देखें आपने कहा डील डन हो गई है, इसका मतलब है ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गई हैं, ऐसा ही है। तो दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो जाए तो याद रखें ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है। ये अभी आप इस तरफ ना सोचें, अभी सिर्फ देखें, ये मैंने आपको बताया ना, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रैक्शन ये ऑफर के बाद होगी तो भी इनवैलिड हो जाएगी ऑफर, एक्सेप्टेंस के बाद होगी तो भी इनवैलिड हो जाएगी। तो भी सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रैक्शन ना सिर्फ ये कि ऑफर को कैंसिल कर देता है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो ना उसको भी कैंसिल कर देता है। देखिए अगर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया ना तो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर बी को पता चल जाए कि ए की डेथ हो गई है तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब ए के रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे इसको, ठीक है जी। अगर एक्सेप्टेंस के बाद यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, याद रखिए जनरल रूल, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई भी पार्टी मर जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करते हैं। बिल्कुल, अगर इसने ऑफर की, ऑफर करने के बाद इसकी डेथ हो गई, बी को नहीं पता, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, पोस्ट कर दिया लेटर, उसके बाद बी की भी डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, दो इस बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूरा करवाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे केस स्टडी सिलेबस में आई हुई है पास पेपर में। ये सारी चीजें बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी एडवांस की चीजें डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस हुआ है लॉ में। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।